वेलकम टू आवर चैनल 1। आज 15 अक्टूबर है, आज संडे है। आज हिंदी न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसका जो रिलेवेंट टॉपिक्स है ईपीएससी रिलेटेड और डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल है फेरी टू श्रीलंका और फाइल्स आफ्टर 40 ईयर्स। 40 साल के बाद जो पहले श्रीलंका के साथ जो फेरी चालू हुआ है जो उसके ऊपर 40 ईयर्स तक बंद था क्योंकि सिविल वॉर के वजह से बंद हुआ था। दूसरा मेन जो आर्टिकल और एक आर्टिकल फर्स्ट पेपर में है, पीएम मोदी कॉन्फर्म्स इंडिया टू बीट टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स के लिए इंडिया के लिए नॉमिनेट के लिए अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे 40 साल बाद जो है इंडिया के साथ श्रीलंका जो फेरी सर्विस था जो बंद हो गया था वो दोबारा रीस्टार्ट हुआ है। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि फेरी से भी चालू होना ही नहीं, लेकिन दोनों कंट्री के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस है और जो इकोनॉमिक कल्चरल कई से रिलेशंस है। इंडिया का श्रीलंका काफ़ी सारी पहले गुड रिलेशन था वो रीएस्टेब्लिश करना था। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, चलिए देखते हैं। हाई स्पीड क्राफ्ट चेरापानी कैन अकोमोडेट दोनों कंट्री के बीच में जो है इंडिया का साथ नागापट्टनम, ठीक है, नागापट्टनम और तमिलनाडु और जो कंकेशनंथेराई दोनों पोर्ट के बीच में नॉर्थन में 14 कल स्टडी चालू हुआ था दोनों कंट्री के बीच में। हाई स्पीड क्राफ्ट चेरियापानी कैन अकोमोडेट, चेरियापानी जो क्राफ्ट इसका नाम है चेरियापानी, कितने पैसेंजर अकोमोडेट कर सकते हैं? 150 पैसेंजर अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। पैसेंजर जो कैन कैरी अप टू 50 kg, ठीक है। और पैसेंजर डेली दोनों कंट्री के बीच में चलेंगे। कौन सा पोर्ट है? तमिलनाडु को नागापट्टनम एंड श्रीलंका जो है कंकेशनंथेराई, दोनों पोर्ट के बीच में चलेंगे। पोर्ट को दोनों का गैप न्यूज में देखेंगे। ये तमिलनाडु नागापट्टनम है, तमिलनाडु नागापट्टनम इसमें चलेंगे। और जो श्रीलंका जो है कंकेशनंथेराई जो ये दोनों पोर्ट का मतलब दोनों पोर्ट के बीच में जो है जो चलेंगे। डिस्टेंस कितना है? 110 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, किलोमीटर डिस्टेंस है। और दोनों का जो टाइम लगेंगे कम से कम 3-5 आवर्स लगेंगे, मतलब 4 आवर्स तक लगेंगे और डेली चलेगा दोनों मतलब, ठीक है। पता चले चेरापानी ए फेरी हुई विल रन बिटवीन नागापट्टनम इंडिया एंड कंकेशनंथेराई श्रीलंका ड्यूरिंग द फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी सैटरडे अक्टूबर 14, मतलब यस्टरडे चला था दोनों सुबह 8:15 में, ठीक है। तो इसी फेरी सर्विस जो 40 ईयर्स तक बंद था ड्यू टू सिविल वॉर बिटवीन इन श्रीलंका, तो 40 साल के बाद 40 ईयर्स के बाद स्टार्ट होना सिर्फ नॉर्मल बात नहीं है। दोनों कंट्री के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस है और इंटरनेशनल रिलेशंस है और जो दोनों कंट्री के बीच में जो पीपल्स है एक दूसरे जा सकते हैं बस नॉर्मल कॉस्ट में। एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, चलिए इससे और डिटेल देखते हैं। एंड इंटरनेशनल हाई स्पीड पैसेंजर फेरी सर्विस बिटवीन दोनों पोर्ट नागापट्टनम पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु and Kankesanantherai of northern Sri Lanka has resumed at Saturday October 14, even take after a gap of 4 decades। तो 40 ईयर्स तक बाद जो दोनों स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और तो उसके बाद सिविल वॉर में जो सिविल वॉर था उसके वजह से जो बंद हो गया था दोबारा रीस्टार्ट हुआ। सिर्फ रीस्टार्ट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वीडियो में मैसेज बताया था, प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका वेंकटेश विक्रम सिंघे। It is a diplomatic report and highlighted the importance of launching the ferry service between the two nations। इस डिप्लोमेटिक रिपोर्ट में दोनों कंट्री के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस है एंड इसे गुड इम्पोर्टेंस है। ये दोनों जो प्राइम मिनिस्टर में बताया था, इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बताया था। Calling a new chapter of diplomatic and economic ties between India and Sri Lanka, Mr. Modi said ferry service help strengthening the cultural, commercial and civilization ties between the two nations। डेफिनेटली दोनों कंट्री के बीच में जो कल्चरल और कमर्शियल एंड सिविलाइजेशन टाइज इम्प्रूव होगा जो पहले जो रहता था बीच में रिसेंटली कुछ इकोनॉमी था। एक तो इम्पोर्टेंट है चाइना का रोल बीच में है, चाइना जो श्रीलंका बीच में कई उसका रिलेशन से बढ़ाया, उसमें कई सारी इवेंट्स उसमें लगाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर श्रीलंका के साथ इंडिया का रिलेशन और मजबूत होगा तो चाइना का रोल बीच में नहीं आएंगे। कनेक्टिविटी सेंट्रल थीम द जॉइंट वर्जन ऑफ द इंडियन श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप, मतलब ये जो इंडिया श्रीलंका जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, कनेक्टिविटी जितना कनेक्टिविटी होगा उतना मजबूत होगा। मिस्टर मोदी सेड एडिंग
द इंडिया विल टेक स्टेप टू रिज्यूम जो पहले जो बंद फेरी सर्विस बिटवीन रामेश्वरम एंड थालाईमन्नार एज वेल। तो रामेश्वरम के बाद जो थालाईमन्नार जो पहले फेरी सर्विस था वो भी दोबारा स्टार्ट होगा, रिज्यूम होगा, ये भी उन्होंने बताया। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका रानिल विक्रम सिंह ने उन्होंने बताया, उन्होंने सेम चीज़ बताया। वो सेड दैट वाज इंपॉर्टेंट स्टेप टू इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी बिटवीन द टू नेशंस। पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द पाल्क स्टेट फॉर मेनी ईयर्स। पहले पाल्क स्टेट पहले मैप में देखेंगे, पाल्क स्टेट पहले काफ़ी साल में था पाल्क स्टेट दूसरा रूट में। ही सेड दैट द फेरी सर्विस ऑपरेटेड इन द पास्ट वर सस्पेंडेड ड्यू टू सिविल वॉर इन श्रीलंका। नाउ कनेक्टिविटी हैज़ बीन रीस्टैब्लिश्ड। ये दोनों कंट्री के बीच में जो रिस्टेब्लिश हुआ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, इसके इकोनॉमिक्स और जो कल्चरल जो स्टेटन बढ़ेंगे। इसमें जो चाइना का जो रोल है, बीच चाइना जो इंडिया के अगेंस्ट में श्रीलंका बाद में जाके कोई बहुत इवेंट करते वो भी एक इसमें इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे मिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल उन्होंने सेम चीज़ बताया। विल स्टेटिंग कल्चरल टाई बिटवीन तमिलनाडु एंड नॉर्थर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। तो दोनों को जो सेम चीज़ बताया, इवेंट्स है जो फेरी सर्विस ही नहीं, दोनों स्टेट दोनों कंट्री के बीच में जो कल्चरल एज वेल इकोनॉमिक्स जो रिलेशन है वो और जो मजबूत होगा, सेम चीज़ उन्होंने बताया था। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स वीडियो इन एड्रेस इन इरिगेशन टाइम इन स्टडी वीडियो कॉन्फ्रेंस लॉन्च इन फेरी सर्विस टू बिग स्टेप फॉर बूस्टिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। दोनों कंट्री पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो इंक्रीज होगा। इससे दैट मेनी टाइम इनिशिएटिव विल बूस्ट और इनहेंस कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन एंड कॉन्टैक्ट। दोनों कंट्री के बीच मेनी टाइम इनिशिएटिव हुआ, उसके बाद बूस्ट और कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन कॉन्टैक्ट इंक्रीज बढ़ाए थे। सॉरी इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंस पहले जब पाल्क तो पहले चला था। हिस्टोरिकली मेनी टाइम रूट हैज बीन यूज मेनी सेंचुरीज विद पीपल फ्रॉम बोथ कंट्रीज कम्युनिटी अक्रॉस पाल्क स्टेट। पहले पाल्क स्टेट तो चलते थे, अभी 40 ईयर्स से बंद हो गया था। सर्विस ऑपरेटेड बाय शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल ऑपरेट डेली एंड कवरिंग 110 किलोमीटर जर्नी अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर्स। उसमें कॉस्ट जो है जो टिकट कॉस्ट 7,670 रुपीज़ ऐसे बताया जा रहा है टिकट कॉस्ट होगा। इस पैसेंजर के 50 kg तक कैरिंग कर सकते, और जो लॉन्च है उसका 150 तक एकोमोडेट कर सकते हैं। 150% तक उस लॉन्च फेरी जो लॉन्च है उसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। उसमें डेली दोनों कंट्री के बीच में डेली चलेंगे। और जो जनवरी 2024 ऑनलाइन टिकट 2024 तो ऑनलाइन टिकट जनवरी से ऑनलाइन टिकट मिलने का ऐसा बताया जाए, जनवरी 2024 से ऑनलाइन टिकट मिलने का चांसेस है ऐसा बताया। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, जो दोनों कंट्री के जो इंटरनेशनल रिलेशंस एक वन पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट और चलते हैं। पेज नंबर 12 में FAQ में 2 आर्टिकल है। इसमें बोथ आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट आर्टिकल है विल इजराइल्स गाजा ऑफेंसिव स्टॉप हमास। ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये काफ़ी करेंट इसमें काफ़ी एनालिसिस इम्पोर्टेंट है। दूसरा है व्हाई द एबॉर्शन लॉ इन द स्पॉटलाइट अगेन। अभी जो गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है रिगार्डिंग एबॉर्शंस है, अभी रिसेंटली एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, अभी 3 हियरिंग हो गया, अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ, अभी चर्चा में है। क्योंकि दोनों इशू है अगेंस्ट में फेवर में काफ़ी 3 हियरिंग हो गया, अभी 16 को दोबारा है। तो अभी काफ़ी चर्चा में ये आर्टिकल, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम इसको डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। Why are abortion laws in the spotlight again? एक्चुअली एक केस हुआ था, एक 27 ईयर्स वुमेन है जो ऑल मैरिड वुमेन है, उसका 2 चाइल्ड ऑलरेडी है, उन्हें एक 3rd चाइल्ड है, 26 वीक जो है अभी उसका बच्चा 26 वीक है। अभी वो एबॉर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक राय दिया, रिक्वेस्ट दिया सुप्रीम कोर्ट में एबॉर्शन करना। 26 अभी वीक हो गया बच्चे का। एज पर गवर्नमेंट लॉ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एबॉर्शन जो है जो उसको एगेंस्ट में जो है अप टू 24 वीक तक जो है एबॉर्शन कर सकते, प्रोवाइडेड दैट 2 मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट चाहिए, परमिशन चाहिए ऑफिसर का। और अबव 24 वीक होगा तो गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट का तो मेडिकल ऑफिसर का जो है उसका रिपोर्ट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, अबव 24 होगा। तो अभी जो वुमेन्स का जो है 26 वीक है।
पहले केस को हम डिटेल देखते हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का 3 हियरिंग हो गया, मतलब 3 जजमेंट हो गया, अभी तो कुछ फैसला नहीं हुआ क्योंकि दोनों केस है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। 9 अक्टूबर, इस 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग हुआ था। उसमें जो केस हुआ था उसको बताएंगे, देख लेंगे। अभी जो वोमेन जो उसका जो केस था, उन्होंने 26 वीक उसका जो अभी प्रेगनेंसी है 26 वीक है। अभी वो एबॉर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का परमिशन चाहिए, लेकिन उनका कहना है वो ऑलरेडी दो चाइल्ड ऑलरेडी है। दो लास्ट छोटा चाइल्ड उसके 1 साल का है, और उन्होंने जो है आफ्टर जन्म देने के बाद लास्ट अभी दो डिप्रेशन में है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन में है अभी, इसलिए वो 3rd चाइल्ड नहीं ले सकते। ठीक है, 3rd चाइल्ड नहीं ले सकते। उसका कहना है 3rd चाइल्ड नहीं पाएंगे अब डिप्रेशन में, और फैमिली इकोनॉमिक कंडीशन में उसका फेवर में नहीं है। ठीक है, एक केस है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो राय 9 अक्टूबर जो राय दिया था, तो उसका जजमेंट ऐसा था, एज़ पर जो मेडिकल एम्स का मेडिकल रिपोर्ट आया था, 6 मेडिकल टीम बैठे थे, उसमें ये रिपोर्ट था जो बच्चों का कंडीशन ठीक है और कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है। एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस 2021 का जो रूल्स एंड रेगुलेशन बाद में देखेंगे, तो उसमें ये बात है, अगर 24 वीक उसको ऊपर हो गया, तो अगर बच्चे पेट में जो बच्चे उसको वायबल है, ओके है, और जो पेशेंट है उसका जो वोमेन है उसका कंडीशन कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो कोई परमिशन नहीं देंगे। परमिशन मतलब इसका जो एबॉर्शन का परमिशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कॉमन का रूल है। हायराइज जो है वोमेन का जो ये था, एज पर आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 ये बताता है वोमेन का जो है रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वोमेन का जो पर्सनल फ्रीडम है रिप्रोडक्टिविटी, मतलब उसका जो जन्म देने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21। इसका बेस में जो है 9 अक्टूबर जो है सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था, जो एबॉर्शन के लिए जजमेंट अगेंस्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट में है, फिर भी उन्हें एबॉर्शन के लिए परमिशन दिया था। ये 9 अक्टूबर को एक कहानी है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, समझ गए। मतलब एज पर जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स क्या है वो भी डिटेल्स बताया, और जो आर्टिकल नंबर 21 है उसका जो है फ्रीडम ऑफ रिप्रोडक्टिविटी, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब वोमेन का जो जन्म देने, कोई बच्चों को जन्म देने, जो उसमें फ्रीडम है, इसका जो आर्टिकल में लिखा है। इसके बेस में 9 अक्टूबर को उसका एबॉर्शन में उसको परमिशन दिया गया था। इसके बाद जो है जो 6 मेडिकल टीम एम्स का मेडिकल उसका जजमेंट जो उसका जो चेकअप किया था, उसके एक डॉक्टर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो उसका जो क्लैरिटी चाहिए, अगर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर बच्चे का 24 वीक के बाद अगर बच्चे का तबीयत ठीक है, बच्चे का हेल्थ ठीक है, और कोई और पेशेंट का कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो उसको एबॉर्शन का जो परमिशन नहीं दिया जाएगा। और 9 अक्टूबर को जो केस में उसको पेशेंट को एबॉर्शन परमिशन दिया गया। इसके बेस में जो है सुप्रीम कोर्ट को एक उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। डॉक्टर ने एक पिटीशन डाला, सेंट्रल गवर्नमेंट और पिटीशन डाला। उसको 2 दिन बाद, मतलब 11 अक्टूबर को 2 जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट 2 जजमेंट उसका जो राय दी, उसका फिर फैसला नहीं हुआ। एक जजमेंट उनका जो एबॉर्शन का जो अगेंस्ट में हुआ था, 1 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था। ये सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट एबॉर्शन के अगेंस्ट में हुआ था, एक जजमेंट एबॉर्शन का फेवर में हुआ था। अगेंस्ट में इसलिए हुआ था, अबाउट 24 वीक के बाद अगर बच्चे का तबीयत ठीक है, एज पर हेल्थ ओके, और कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है, अगर बच्चे पेशेंट अगर वोमेन अगर पेशेंट बच्चे को लेना चाहते हैं तो मतलब हेल्दी पेशेंट जन्म हो सकता है। इसका बेस में एबॉर्शन का एक जज जो एबॉर्शन परमिशन नहीं दिया। दूसरे जज में किया था उन्होंने ऐसा बताया, अगर उन आर्टिकल नंबर 21 में वोमेन का जो एक फ्रीडम है, बच्चे लेना चाहे जन्म दे सकते कि नहीं है उसका फ्रीडम, इसका बेस में उसका जो एबॉर्शन के अगेंस्ट में उनको राय, मतलब फेवर एबॉर्शन का उसको फेवर में राय दिया, एक अगेंस्ट में राय दिया, एक फेवर में राय दिया। इसमें क्या हुआ था, उसके बाद जो है दोनों जज में ऐसा किया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के पास गया था। 3 जस्टिस अंडर चीफ जस्टिस में उसको राय दिया जाए, इसका बेस में फैसला किया। 12 अक्टूबर क्या हुआ, 12 अक्टूबर में
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2007 में उसको राय उसके साथ उन्होंने जजमेंट की। उन्होंने सेम केस उन्होंने कुछ फैसला नहीं दे पाया, अगर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उसको तो एबॉर्शन का कुछ परमिशन दे नहीं सकते। फायर एज वोमेन का जो फ्रीडम भी, वोमेन का फ्रीडम को भी वो भी मतलब उसका एक्सपेक्ट कर रहा है, वोमेन का फ्रीडम को रिस्पेक्ट कर रहा है। बच्चों का जो राइट है, जो न्यू अनबॉर्न चाइल्ड उसका राइट है, दोनों का उसका अधिकार है जन्म देने का, दोनों का राय है। इसका तो अभी सुप्रीम कोर्ट कोई राय दे नहीं पाया, नेक्स्ट 16 को और राय है। ये पूरा कहानी है, ठीक है। तो हम कहानी को और इस केस को डिटेल जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही मैटर है। इतने दिन बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसके बाद अगेंस्ट में कोई किसी ने केस किया, इसका सुप्रीम कोर्ट केस बड़ा जजमेंट है और डिटेल देखते हैं। सारी वो श्री हम क्लियर कर दिया जो हमने 9 अक्टूबर के बाद 9 अक्टूबर का बात किया, और 9 को उसके बाद 11, 12 दोनों सारी चीज़ें क्लियर हो गया। हमारा जो है गवर्नमेंट का मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट को हम देखेंगे। तो पहले MTP एक्ट 1971 था, उसका अमेंडमेंट होकर 2021 में अमेंडमेंट हुआ था, दोनों हम देखेंगे। इंडिकेशन मतलब कंसेप्टिव फेलियर, अगर जो गर्भावस्था जो डिवाइस का फेलियर होगा तो 1971 जो प्रीवियस 71 का जो ओनली एप्लीकेबल टू मैरिड वुमेन, ओनली एप्लीकेबल मैरिड वुमेन था, और 21 जो है अनमैरिड वुमेन कैन ऑल्सो भी कवर्ड इन केस ऑफ इंडिकेशन कंसेप्टिव फेलियर। दूसरा जो है एज वीक, तो कितना वीक, कितना गर्भावस्था कितना वीक है, 20 वीक फॉर ऑल इंडिकेशंस, ठीक है, प्रीवियस 71 का केस में, और 24 वीक फॉर रेप केस में है, और बियॉन्ड 24 वीक फॉर सब्सटेंशियल फर्टाइल एबनॉर्मलिटीज़। अगर 24 वीक होगा तो फर्टाइल एबनॉर्मलिटीज़ को सीरियस केस है तो अभी उसको 24 वीक के बाद ले जाते हैं। इसमें एक कंडीशन और है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का टर्मिनेशन का एडवाइस सही अप टू 12 वीक तक, और 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का परमिशन चाहिए, उस सर्टिफिकेट आप मतलब 22 वीक्स तक, ये प्रीवियस एक्ट है उसका बेस में। वैरस न्यू 21 का जो अमेंडमेंट है उसका बेस ऑन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्विस सर्टिफिकेट टिल 20 वीक्स तक, और 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट आप 24 वीक तक। मेडिकल बोर्ड अप्रूवल आफ्टर 24 वीक, मतलब स्टेट लेवल में मेडिकल बोर्ड अप्रूवल चाहिए 24 वीक तक चाहिए, अबव 24 वीक के ऊपर चाहिए होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस है, पॉइंट है, दोनों अमेंडमेंट एक्ट है। हायर हमने देख लिया जो प्रेजेंट जो वोमेन जो केस किया उन्होंने 26 वीक है बच्चों का है। तो इन केस में अगर बच्चे का ये कोई एबनॉर्मल कुछ है नहीं, कोई एबनॉर्मलिटीज़ है ही नहीं, तो के बच्चों का कंडीशन हो गए, तो इन केस में एज पर एक्ट जो है MTP एक्ट 21 में इसको एबॉर्शन का परमिशन नहीं दिया सकता। लेकिन हायर आर्टिकल नंबर 21 इसमें जो फ्रीडम ऑफ द वुमेन फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब उसका जो बच्चों का जन्म का फ्रीडम है उसका बस में उसका वुमेन्स का फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट राय है। ये सारी पॉइंट है, क्लियर हो गया। इसमें कुछ पॉइंट है सारी डिस्कस होगी। व्हाट आर लिविंग बीइंग, इसमें कुछ अभी कंट्रोवर्सी है, अभी नहीं बल्कि और कंट्रोवर्सी पैदा हो गया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आरती PM असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंडियन लीगल थॉट, इसमें ये बता रहे जो बच्चे का जन्म अभी तक दिया नहीं वो लिविंग बीइंग है क्या नहीं, वो क्लियरिटी अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी क्लियरिटी नहीं है। ये आने वाले दिन में बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया। तो अभी गवर्नमेंट जो चीफ जस्टिस इन इंडिया और सुप्रीम कोर्ट राय देंगे उसका बेस में अगर आइदर जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसको उसका तो मतलब उसको मारना है, उसको हार्ट जो बंद करना है, उसको आवश्यक का परमिशन देना है, वो एक और आइदर जो वुमेन है उसका फेवर में क्या करना, उसको उसमें आने वाला दिन में एक न्यू एक चैप्टर खुल जाएगा। What are the observation of CJ head Chief Judge Chandra जो बताया उन्होंने क्या बताया, रिव्यू अंडर डिसीजन टू बी टर्मिनेटेड एक्स वुमेन टू रिकॉन्सिडर, उन वुमेन को रिकॉन्सिडर बताओ आर्बिट्ररी डिसीजन टू टर्मिनेट दी प्रेगनेंसी एंड कैरी दी फोटोस ऑफ न्यू 4 वीक्स सो दैट द चाइल्ड इज नॉट बॉर्न विद ए डिफॉर्मिटी। जब एक्चुअली जो डॉक्टर लोग बोला है अभी तो इन केस में कुछ बच्चों को जन्म देना है तो कोई बच्चों को लॉन्ग टर्म के बेस में जो एब्नॉर्मलिटी कैरी करेंगे जो आने वाला दिन में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी है। तो इसलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और कुछ वीक वेट करने के लिए बोले, तो जो वुमेन को रिकॉन्सिडर करने के बोले थे एबॉर्शन के लिए। बेंच ऑब्जर्व दैट देयर विल बी राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड टू एंड दैट वुमेन ऑटोनॉमी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दोनों पॉइंट को उन्होंने रिकॉन्सिडर किया।
कुछ पॉइंट और है तो जो उन्होंने एक बात और बोली थी, जो 12 तारीख को रिपोर्ट में जो एम्स को डॉक्टर को बोला था जो बच्चे का जो हेल्थ है वो चेकअप करे, और जो वुमेन का कंडीशन जो डिप्रेशन में है ऐसा बता रहा है उसके ऊपर चेक करे। तो आने वाला फैसला तो 16 को उनको डाई है, दोबारा उसके देखेंगे। वो बोले तो अगर गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड और पुट ऑफ द एडोप्शन इफ द वुमेन कैरी टू। अगर गवर्नमेंट ये भी बताया अगर चाइल्ड अगर कुछ जन्म दे तो एडोप्शन केस में अगर वुमेन परमिशन दो किसी एडॉप्शन में केस में, अगर तो बच्चों की जीवन दर पे उस वजह से बताया था। सुप्रीम कोर्ट बेंच से दैट इन अनबॉर्न चाइल्ड वाज हैज राइट एंड वुमेन ऑटोनॉमी वाज इम्पोर्टेंट। दोनों पॉइंट अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, मतलब जी राइट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड मतलब जन्म का और वुमेन्स ऑटोनॉमी इज ऑल्सो, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सारी पॉइंट बताया हमने। तो ये 16 को अक्टूबर को दोबारा उसको हियरिंग है, इसमें और जो भी पॉइंट है डिस्कस आर्टिकल निकलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इतने दिन बाद, क्योंकि इतना दोनों केस दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में राइट ऑफ द चाइल्ड अनबॉर्न चाइल्ड एंड वुमन ऑटोनॉमी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्फर्म्स इंडियाज बिड टू होस्ट 2036 ओलंपिक गेम्स है। 2036 ओलंपिक गेम्स इंडिया में होस्ट करने के लिए उन्होंने इच्छा व्यक्त किया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स 2024 में पेरिस में होगा, 2024 में पेरिस में होगा, उसके बाद 2028 में होगा लॉस एंजलिस में, और 2032 साल में जो है ब्रिस्बेन में होगा। मतलब 2036 में भी स्कोप है, अर्लीस्ट जो स्लॉट है जो इंडिया में होस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट। अगर ओलंपिक गेम्स से इम्पोर्टेंट इवेंट ही नहीं है, मतलब काफ़ी सारी कंट्री के बीच में जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस जो बूस्ट अप होता है भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स है। चलिए आर्टिकल देखते हैं। उन्होंने पब्लिकली आर्टिकुलेटेड इच्छा पोस्ट किया इंडिया से एस्पिरेशंस टू होस्ट 2036 समर ओलंपिक्स एंड बिकम ओनली 4th एशियन कंट्री टू होस्ट द गेम्स। एशियन 4th एशियन कंट्री है टू होस्ट द गेम्स है। हाउएवर डिड नॉट मेंशन व्हिच सिटी विल होस्ट द होल गेम्स, तो बताया नहीं कि मतलब अभी 40 ईयर्स के बाद जो IOC जो अभी ये स्टार्ट जो 141st जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन था, तो inaugurated by Prime Minister Narendra Modi India on 14 अक्टूबर 2023 एंड जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई इनाग्रेशन किया था। उसमें ये भी व्यक्त किया जो 2036 में जो ओलंपिक गेम्स होगा वो इंडिया में होने के व्यक्त की थी। इंडिया होस्टिंग IOC सेशन फॉर द सेकेंड टाइम। इसका पहले 40 ईयर्स पहले जो 1983 में हुआ था, 86 IOC सेशन हुआ था न्यू दिल्ली। This highlights India's renewed interest and participation in the global sport community। ग्लोबली जो स्पोर्ट्स है उसमें पार्टिसिपेट करने के इंडियन इंटरेस्ट है, इम्पोर्टेंट ये भी बताया उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स जो है 2024 में पेरिस में होगा। अभी नेक्स्ट अर्ली स्लॉट 2036 में अवेलेबल है। He said the country is enthusiastic about the organizing Olympics and fully committed to dreams of the in reality। जो मोदी जी का ड्रीम्स है इन रियलिटी करने के लिए फुल्ली इंटरेस्टेड है, ये भी उन्होंने बताया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे एंटीसिपेटेड इंडिया एस्पिरेशन होस्ट था 2036 जो समर ओलंपिक इंडिया में होस्ट करने के लिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी। Modi holds the country's willingness to host 2029 Youth Olympics and expressed confidence to receiving constant support from IOC जो इन कमिटी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी उसका जो सपोर्ट मिलना था उसको एक्सपेक्ट किया जाए, उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया जो द कंट्री विल लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी मतलब कोशिश को छोड़ कोई पूरा कोशिश करेंगे इन आवर एफर्ट टू ऑर्गेनाइज 2036 ओलंपिक गेम्स। इट इज़ ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ 140 crores ऑफ इंडियंस। मतलब ये ड्रीम और पूरा इंडिया भारतवर्ष का एस्पिरेशन है, ड्रीम है, उसको साकार करना, ये भी इम्पोर्टेंट बताया था। 2036 लिस्ट अवेलेबल स्लॉट अवेलेबल टू होस्ट दी समर ओलंपिक गेम्स। इसके पहले जो पेरिस में 2024 में होगा, उसके बाद लॉस एंजलिस, उसके बाद जो ब्रिस्बेन में होगा 2032 में, मतलब 2036 में अवेलेबिलिटी भी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी was established 1894 and IOC हेडक्वार्टर लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड लॉस एंड में अवेलेबल हेडक्वार्टर से। इनका कई सारी एक्टिविटीज़ है, जो 4 साल बाद उनका जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना, काफ़ी कंट्रीज और जैसे कम्युनिकेट करना, जो प्लेयर के साथ काफ़ी रिलेशन करना, एक काफ़ी एक्टिविटी है। कमिटी प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट ओलंपिक मूवमेंट
and uphold Olympic values and include friendship, respect and excellence and globally. कई कंट्री के साथ जोगाजोग करना, जो भाई प्लेयर से कमिटी के साथ रिलेशन मेंटेन करना, ये भी उनका काम है. रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स. It selects the host cities through a competitive bidding process and ensure successful execution of the games. ठीक है, होस्ट सिटी से हम करेंगे तो बिडिंग प्रोसेस करना, जो कौन सा कंट्री ऑर्गेनाइज करेंगे, बिडिंग करना जो है कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है. They collaborate with various international sports federations to ensure the smooth functioning of the sport, include the Olympic programs. It include rules and regulations for Olympic sport and coordination of the federation. कई सारी फेडरेशन को जो कम्युनिकेशन करना, ये भी उनका काम है. They both big picture, they work to promote the fundamental principle Olympism, including फेयर प्ले. फेयर प्ले जो प्ले है ओलंपिक गेम से फेयर होना चाहिए, कोई मतलब बायस नहीं होना चाहिए. स्पोर्ट्समैनशिप एंड एथिक्स. इट एनकरेजमेंट participations in sports and physical activity globally, emphasizing their role promoting health lifestyle and fostering social integration. कई सारी एक्टिविटीज है आयुषी का. और भी कैसे डेवलप implement ethical guidelines for athletes, officials and other stakeholders involved Olympic games. It plays a significant role in fight against the doping in sports. इस पर doping जो ड्रग्स लेते हैं वो भी इसके एंटी डोपिंग वर्ल्ड एंटी डोपिंग से टाई अप है. अच्छा, ये कई सारी एक्टिविटीज़ हैं ओलंपिक गेम्स का. चलिए हम इसको नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं.